स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो कुछ भी इस दुनिया में है उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब भाई हम लोग सिंगल लोग हैं, हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। समझ सकते हो तुम। सो इज़ द केस ऑफ विथ एटम्स। एटम्स के भी केस में ऐसा ही है, वो भी अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। फॉर एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जैसा कि एक इनर्ट गैस का होता है। इनर्ट गैस का मतलब या तो ड्यूएट हो जैसा कि हीलियम का है, या फिर ऑक्टेट हो यानी कि बाकी सारे नोबल गैसेस की तरह। यानी कि ऑक्टेट हो इनका आउटर मोस्ट शेल। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोल ही दिया, ड्यूप्लेट। जबकि सारे अदर गैसेस जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्टेट होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसा कि यहाँ टेबल में दिया हुआ है। ये यहाँ टेबल आपके पास। ये पाया गया है कि एलिमेंट जिनका कंप्लीट रहता है सबसे बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी शेल, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, या फिर अगर रिएक्ट करते हैं भी तो बहुत लीस्ट यानी कि बहुत कम। तो इसीलिए इससे कंक्लूड किया जाता है कि जो एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम की तरह, सबसे बाहरी शेल यानी कक्ष में, अपने आउटर मोस्ट में, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और साथ ही बहुत ही मतलब बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, या होते भी हैं तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, या तो वो कंबाइन करते हैं केमिकली, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी या तो गेन करके या तो लूज़ करके एक दूसरे के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके जो सबसे बाहरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको, या फिर जो है कि सो दैट ताकि जो भी आपका वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचे वो कैसा हो, बिल्कुल ऑक्टेट हो, ठीक है। और वो कैसा हो, एकदम बिल्कुल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर डुप्लेट हो, या तो फिर ऑक्टेट हो, दो में से कोई एक। अच्छा, कारण क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का? केमिकल कॉम्बिनेशन का कारण यह है कि ये टेंडेंसी होती है हर एक एलिमेंट की कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है एक्वायर करके। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है एक दूसरे के साथ, तो एक बॉन्ड जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है एटम्स के बीच में। एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा जो दोनों ही एटम्स को बाइंड करता है, और दोनों एटम बाइंड होके एक दूसरे के साथ बन जाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसी बॉन्ड को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 एटम के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए 3 मेथड होते हैं जिसमें कि एक एटम जो है अचीव करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला ये है, ट्रांसफ़र हो जाता है ये क्या, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, और इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कह सकते हो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। हर एक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर चैप्टर में, तो अभी बस इतना ही देखते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप में, दूसरे मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ देखो एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसको कि इसने बोल्ड में लिखा है, ट्रांसफ़र। यहाँ क्या है, शेयर होता है। 2 या 2 से ज़्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में, और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं। इसमें एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बल्कि इसमें क्या है, म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक तीसरा भी मेथड होता है, और वो तीसरा कौन सा है कि जब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ एक के द्वारा दिया जाए, और जो बॉन्ड है फॉर्म होता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कि एक ए है और एक बी है, तो मतलब ए के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और दोनों के बीच में शेयर किया जा रहा है, मतलब बी नहीं दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ना, इस तरह से एरो से दिखाया जाता है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड होगा। हम लोग
सबको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड से। जितना भी एटम है जो मेटेलिक एलिमेंट है, मेटेलिक यानी कि जो लूज़ करते हैं, यानी जिनकी वैलेंसी सबसे बाहर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, ये क्या करेंगे, ये लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करेंगे नॉन मेटेलिक, लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे टू एटम्स। किसको लूज करेंगे? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को, यानी कि जिसके बाहरी में शेल में 7 है, 6 है, 5 है, उसको ये 1 2 3 मेटल वाले इन नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जब ये ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों जो कंबाइन करता हुआ आपस में मिलता हुआ एटम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लेगा नियरेस्ट गैस का और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक जो मेटेलिक एटम होता है जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव हो जाता है और उसको कैटायन बोलते हैं, और जो नॉन मेटेलिक होता है जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसको कि एनायन कहते हैं। ठीक है। आयन जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है जो फॉर्म होता है किसकी वजह से, गेन की वजह से या फिर लॉस की वजह से ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाई एटम, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से। मेटेलिक एलिमेंट जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है, यानी कैटायन फॉर्म करता है। वो कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो गेन कर रहा है, जो एटम गेन कर रहा है और गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बन जा रहा है, यानी एनायन बन जा रहा है, वो कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और इसकी वजह से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो कैटायन और एनायन है, ये दोनों जो है अपोजिट चार्जेस हैं, है ना, और दोनों अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये केमिकल बॉन्ड जैसा ये जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, अट्रैक्शन की वजह से है, एक कैटायन और एनायन के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एक इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर एक आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। इसकी और भी डेफिनेशन दी हुई हैं कि जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिज़ल्ट कि ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम को, एक एलिमेंट के, उसको आयोनिक या फिर आयोनिक कंपाउंड कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें एक्चुअली वो दोनों, एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम एलिमेंट का लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, कितना एलिमेंट लूज़ हो रहा है या कितना एलिमेंट गेन हो रहा है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, उससे क्या पता चलता है, उससे इलेक्ट्रोवैलेंसी पता चलती है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। कंडीशन क्या क्या है, देखो बहुत सारे कंडीशन हैं जो फिलफिल होंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जब एक आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक मतलब चार्ज पार्टिकल वाला, आपस में अट्रैक्ट होकर कंपाउंड बनाया, तो आयोनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, तो जो न्यूट्रल एटम होता है वो चेंज हो जाता है कैटायन में या एनायन में। तो फॉर्मेशन जो होता है, जो बनता है कैटायन एनायन, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। इसमें पहला है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी एटम का कम रहेगा तो वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से और उतनी ही आसानी से कैटायन बन जाएगा। इसके अलावा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एफिनिटी वैल्यू हाई है, यानी कि एनायन जो है फॉर्म्ड हो जाएगा वैसे में ईजिली, तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है फेवर करता है आयोनिक बॉन्ड को, यानी एक के पास लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए यानी जल्दी लूज़ कर दे, तो दूसरे के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए यानी कि वो दूसरा वाला क्या करे, पहले वाले के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को तुरंत कैप्चर कर ले। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। ये क्या होता है, अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में दो एलिमेंट के,
तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का इजीली होगा। अगर ए है और बी है, इन दोनों में अगर कोई ए है एक एटम और एक एटम बी है, इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक के से दूसरे की तरफ शेयर हो जाएंगे। मोर द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ही ज़्यादा आयोनिक नेचर होगा रिजल्टिंग कंपाउंड का, यानी बनने वाले कंपाउंड का। जैसे मेटल्स हैं ग्रुप 1 के, 2 के और 13 के, उनकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और ये कंबाइन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, जो कि ग्रुप 15 है, 16 है और 17 है, जिनकी टेंडेंसी होती है गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को, और ये क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में एक चीज़ और समझ में आई होगी आपको कि मोस्टली किसके बीच में हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है। मेटल लूज कर रहा है और नॉन मेटल गेन कर रहा है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये मेटेलिक होते हैं नेचर में। इनका मेटेलिक नेचर इंक्रीज़ करता है जब आप नीचे की तरफ जाओगे। तो पीरियडिक टेबल पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे किसी भी ग्रुप में, तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इसीलिए वो और ज़्यादा मेटेलिक होते चले जाएंगे इन केस ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 17 में ये एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सीजियम और फ्लोराइड, तो इसीलिए जो सीजियम फ्लोराइड है ये सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड बनता है। जो बॉन्ड बनता है, देखो बता ही दिया, बताया ना कि इसका मतलब कब से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो बॉन्ड है किसके बीच में फॉर्म हो रहा है आयोनिक, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। तो देखो किसके बीच में फॉर्म हुआ कि बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा वो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। वाई आर आयोनिक कंपाउंड स्टेबल, ये जो आयोनिक बॉन्ड है यानी कैटायन और एनायन से जो कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन रहा है, ये इतने स्टेबल क्यों होते हैं, ये ब्रेक क्यों नहीं होते हैं, इजीली सेपरेट क्यों नहीं होते, स्टेबल क्यों होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड आयंस की वजह से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक रिपल्सिव फोर्स भी होता है इन आयंस के बीच में लाइक चार्जेस के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो है बहुत हायर होता है, तो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। मतलब समझो मेरा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना अपोजिट चार्जेस के लिए, ये बहुत हाई होता है। इसीलिए ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो कि कैटायन आयन से बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत हायर होता है अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। अब देखो यहाँ पे बारी बारी से इत्मीनान से आपको समझाया है, अच्छे से एग्जांपल देखें कैसे। सोडियम क्लोराइड, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम एटम का, सोडियम 11 नंबर पे है यानी 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इसके पास जो है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेस, है ना, नोबल गैस जो है कि नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, जो कि नियॉन है। तो इसीलिए एक एटम जो सोडियम का है वो टेंडेंसी दिखाता है कि वो गिव अप कर देगा एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से, और क्या बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा नियॉन का। तो सोडियम जिसके पास 281 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन देखो क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। लूज़ कर दिया तो पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। एक और चीज़ देखना, देखो प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज 11 है, और देखो यहाँ पे जब इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके पास, 10। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। देखो ओवरऑल चार्जेस कितने हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, देखो यही एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाई दे रही है। यही केस किस में होगा, यही केस नॉन मेटल में होगा। नॉन मेटल भी अभी आगे देखते हैं हम लोग। नॉन मेटल वाले में देखो अभी आएंगे हम लोग नीचे। हाउएवर जब ये एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देता है तो जो सोडियम एटम है अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया। इसके पास 11 प्रोटॉन है अपने न्यूक्लियस में, और जबकि सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं चारों तरफ घूमने के लिए। तो इसीलिए एक नेट पॉजिटिव चार्ज +1 का जो मैंने यहाँ दिखाया वो बच जाता है, और यही चार्ज इसके ऊपर आ जाता है जिसको Na+ लिखते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब रिजेंबल करेगा, यानी दिखेगा बिल्कुल किसकी तरह, सामान दिखेगा एक नोबल गैस नियॉन की तरह।
सोडियम की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी में यहाँ कंपैरिजन है, एक सोडियम के एटम के बीच में जो कि न्यूट्रल है और एक सोडियम के आयन के बीच में जो कि कैटायन है। तो कलर देखो ये सिल्वरी वाइट होता है जबकि ये कलरलेस, ये पॉइजनस होता है और ये अगर कैटायन फॉर्म कर लिया तो नॉन पॉइजनस। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन ये लूज़ करने के बाद अब देखो नियॉन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ना इसको, अब ये इनएक्टिव हो गया। इसका इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, अब वो बाहर का वाला शेल ख़त्म। अब जो है 2,8 यानी कि स्टेबल वो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, ये न्यूट्रल है और जबकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा और ये इंडिपेंडेंट स्टेट में मिलने वाला है। अब बारी आ गई किसकी, क्लोरीन, यानी कि एक नॉन मेटल की। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्लोरीन का वो एटॉमिक नंबर 17 के हिसाब से है, यानी 2,8,7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है कि ये जो है नोबल गैस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, यानी आर्गन से। तो इसीलिए क्लोरीन क्या करेगा, इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लेगा, अपने पास ऐड कर लेगा अपने से। तो ये 7 है, देखो इसने एक ऐड किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि प्रोटॉन 17 ही रह गए, कोई चेंज नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो 18 हो गए, 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल एक माइनस चार्ज रह गया इसके ऊपर। और वही माइनस चार्ज इसके ऊपर जो रह गया वो क्या दिखाता है, ये बन जाता है Cl माइनस, या फिर कह सकते हो ये क्लोराइड आयन बन गया, या फिर एक ये एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इनके बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। कलर देखो चेंज आ गया ना, अब देखो जहाँ एटम था वहाँ येलोइश ग्रीन था, और जहाँ क्लोराइड का एनायन बन गया वहाँ कलरलेस, पॉइजनस नॉन पॉइजनस, सफोकेटिंग घुटन पैदा करेगा, यहाँ ऑर्डरलेस है ना, स्मेल नहीं आएगी। वेरी एक्टिव बहुत एक्टिव रहेगा, ये इनएक्टिव हो गया, एक्टिवनेस खत्म हो गई, इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल है। और वहीं यहाँ पे देखिए कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, ये न्यूट्रल है और ये निगेटिवली चार्ज है ना, क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है जबकि ये इंडिपेंडेंट होता है। अब ये सब दिख रहे हो, ये इंडिपेंडेंट हो जाना कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है, नोबल गैस की तरह है ना, चार्ज को छोड़ो ये दोनों। और ये इनएक्टिव वाली प्रॉपर्टी भी नोबल गैस की तरह है, नॉन पॉइजनस। क्लोरीन का जो आयन है उसके पास ऑक्टेट हो गया इलेक्ट्रॉन, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग दिखाई हुई है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ पे इसके पास ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये रिजल्ट में क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि इसका एक आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो गया भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जो आउटर मोस्ट में था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में क्या है, अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किस में हम लोग नापते हैं, कूलम में नापते हैं। तो कूलम फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया लूज करके, ये नेगेटिव चार्ज हो गया गेन करके। अब कूलम फोर्स क्या करेगा, इन दोनों को बिल्कुल कंबाइन कर देगा, और जो बॉन्ड बनेगा इस मॉलिक्यूल के बीच में वो कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल यानी लेवाई सिंबल। जो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल होता है एक एटम के लिए, उसमें सिंबल होता है एलिमेंट का और उसके चारों तरफ डॉट लगा देते हैं। वो डॉट सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर ऑफ डॉट से दिखाया जाता है ना। जबकि अनपेयर्ड वाले को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, उनको सिंगल डॉट से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल अगर हाइड्रोजन की बात करो तो H और 1 डॉट, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 2 4 2 6, आउटर मोस्ट में जितने रहेंगे उतना ही दिखाएगा। अब यहाँ पे सिंबल जो है दूसरे अदर देन डॉट भी दिखाई जाते हैं, जैसे कि सर्कल दिखाई देगा और क्रॉसेस भी दिखाई देंगे। वो क्या होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे को अलग अलग आप पहचान सको इसके लिए लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के आप देख सको, पहचान सको। जैसे अब अमोनिया है तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगाया है, हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगाया हाइड्रोजन, इससे पता चलता है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और ये डॉट 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 क्या दिखा रहा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का, और ये लोन पेयर है। इसी तरीके से अगर हम लिवाइस सिंबल के साथ देखें सोडियम क्लोराइड का, तो देखो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन वाले में आके ऐड हो गया,
अब देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो जब ये फॉर्म कर लेगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड बनने के बाद इसके ऊपर ये न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो ओवरऑल न्यूट्रल। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ये लूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन 12 ही रह गए जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, तो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो हैं वही इसके ऊपर डिनोट कर रहे हैं हम। ऐसे ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आपको पता है कि 1 होता है ना, तो इसीलिए हम क्लोरीन की कितने एटम लेंगे, 2 एटम लेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 2 एटम लेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्लोरीन के एटम जो होंगे यानी एनायन जो होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किसका, एक एक मैग्नीशियम का, यानी कि एक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोरीन के एटम चाहिए। ये बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, डायग्राम से देखते हैं। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कितना लूज़ करने वाला है, 2, तो एक क्लोरीन सिर्फ एक ही ले सकता है, तो क्या करेगा, एक और क्लोरीन को लेते आएगा, है ना भाई, तो 2 क्लोरीन आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो एक ये ले लिया, एक ये शेयर कर लिया, तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम का साइज भी छोटा हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों नेगेटिव चार्ज, तो इक्वल चार्जेस देखो क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो रेशियो है इनके बीच में 1:2 का रेशियो है, देख ही सकते हो, एक मैग्नीशियम एटम के लिए 2 क्लोराइड एटम है, क्लोराइड आयन है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल देखो, तो मैग्नीशियम का सिर्फ आउटर मोस्ट दिखा रहा है ना, लिवाइस सिंबल में बताया ना, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दिखाता है, तो आउटर वाला दिखा रहा है, एक इसको चला जाएगा, एक इसको, ये तो ये 2 पॉजिटिव हो गया और ये गेन कर लिया, है ना, ये 2 लगा हुआ है इसके साथ, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 की कमी है और यहाँ पे 2 एक्सेस है। यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरीन सिर्फ 1 ले सकता था, इसीलिए 2 क्लोरीन का एटम लेना पड़ा। अब यहाँ देखो कैल्शियम को देना 2 है, ऑक्सीजन को लेना 2 है, दोनों को इक्वली देना, इक्वली लेना है, तो ये इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो सेम चार्जेस हैं, तो दोनों सेम चार्जेस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अरे मतलब सेम अमाउंट, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है तो अपोजिट चार्जेस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे देखो उसको अलग से दिखाया हुआ है कि कैल्शियम ने कैसे लूज़ किया और कैसे पॉजिटिव बना, और कैसे ऑक्सीजन ने गेन किया और क्या ऑक्सीजन नेगेटिव बना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कैल्शियम का सिर्फ 2 आउटर मोस्ट दिखा रहा है, ऑक्सीजन का सिर्फ 2 आउटर मोस्ट दिखा रहा है, तो 2 इसका आउटर मोस्ट सेल इसके पास चला गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। जब कोई इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है तो हमेशा ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लूज़ करेगा, तो यहाँ से तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तुम जो है याद कर सकते हो डिफिनेशन, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सोडियम ने लूज़ किया ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो यानी कभी भी आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है ना। अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पक्का है कि दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, क्योंकि एक जो लूज़ करता है दूसरा मस्ट उतना ही गेन करता है। तो जो ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो कि क्या है, यहाँ पे रिडक्शन में जा रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो बाद में किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। इसमें एल्युमिनियम जो है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है ना, जो कि रिड्यूस कर दे रहा है आयरन ऑक्साइड को आयरन में। ठीक है, और खुद क्या है, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, यानी कि एल्युमिनियम के लिए जो आयरन ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एट द सेम टाइम लिख ही दिया है। ये इससे पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक्सेप्टर होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन मिल गई आपको। अब ये दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड देखते हैं हम लोग। अब ये दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड है।
जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है दो कंबाइनिंग एटम के बीच में, दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग, ट्रांसफ़र नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या मोलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल बनता है शेयर करने की वजह से उसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका डिफाइन भी करा है। जो भी एटम होते हैं नॉन मेटल के, यूजुअली उनके पास 5, 6, 7 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन को छोड़ के, क्योंकि कार्बन के पास 4 है और हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो जो एटम है ऐसे एलिमेंट का वो लॉस नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन का, क्यों? क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से, और ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सके, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सके, 5 लूज़ हो सके, 6 लूज़ हो सके। तो इसीलिए ये जो है ना अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट म्यूचुअली एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं म्यूचुअली। तो हर एक एटम जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जितना पहला एटम ए करेगा उतना ही एटम बी करेगा। तो जब भी एक नॉन मेटल कंबाइन करता है दूसरे नॉन मेटल के साथ एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, तो ऐसे में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HCl का, ठीक है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है तो नॉन मेटल। और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, तो यहाँ पे शेयरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग करके, है ना। इन दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन का, कि क्लोरीन भी एक क्लोरीन एटम के साथ मिलके क्या करता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और इनके बीच में भी क्या होता है, शेयरिंग होती है। ये अच्छे से भी दिखाया हुआ है, लेकिन कहाँ दिखाया है ये मुझे नहीं मालूम, इसीलिए हम आपको एक बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, तो ये किसका है एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये किसका है तुम्हारा, ये इसके ऊपर रहेगा, तो ये तुम्हारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 1, 2, ये है क्लोरीन का, ये है हाइड्रोजन का। यहाँ एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ एक्चुअली सिर्फ बाहर की बात करो ना, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कोवेलेंट में एक्चुअली ट्रांसफ़र हो जाता था, एक देता था और दूसरा ले लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो है ना सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, और साथ में ट्रिपल भी होता है। तो यहाँ पे जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो यहाँ पे एक अगर सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर हो रहा है तो वो जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 2 शेयर हो रहा है तो डबल वाला हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है ना, जैसे ये है हाइड्रोजन, यही ले लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर उसके बाद अमोनिया में भी देखो, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हर जगह पे जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब कैसे होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो, तो कार्बन के अंदर 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इधर भी एक और ऑक्सीजन, इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो रहा है, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा। देखो डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनेगा, ठीक, डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनेगा। अब देखो 6 इसका 2 इसका 8 हो गया ऑक्सीजन के पास, 6 इसका 2 इसका 8 हो गया ऑक्सीजन के पास। ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। यहीं इसके पास खुद का 4 है, 2 पीछे वाले ऑक्सीजन से 2 आगे वाले ऑक्सीजन से ले लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8,
है ना। तो ऐसे में ये भी क्या हो गया, कार्बन भी ऑक्टेट हो गया, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट हो गया। तो ये जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल इसलिए क्योंकि दो पेयर, यहाँ पे भी दो पेयर जो है शेयर हुए हैं। यही चीज़ देखो कार्बन टू कार्बन ये आपको इथिन में दिखने को मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन में देखो तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन में 1 2 3 1 2 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। तो ये तीनों आपस में शेयर होते हैं। देखो ऐसे, इसका भी 8 और देखो ये ऐसे इसके भी 8, तो ये शेयर कर लिया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और वो भी कैसा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बाद ऐसे ही सिमिलरली इथाइन में तुमको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे। ये जो आप इथीन इथाइन देख रहे हो ये आपको बेहतर देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी देखी थी तुमने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में। यहाँ कोवैलेंसी देखोगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहा है कि फॉर्मेशन में शेयर्ड पेयर के लिए। तो कोवैलेंसी हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4, यानी कि 4 पार्ट ले रहे हैं तो 4 हो गया, 3 पार्ट ले रहे हैं तो 3 और 1 पार्ट ले रहा है तो 1। अब यहाँ पे बात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। इसको भी देखते हैं हम लोग। कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है दोनों एटम्स के बीच में, कोई चार्ज सेपरेशन ऐसे में नहीं होता। मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल होता है और इलेक्ट्रिकली बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अगर दो कोवैलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं तो होता क्या है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है शेयर्ड पेयर वो बराबर दूरी पे रहता है। तो यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों ही न्यूक्लियाई से सेम चार्ज के साथ अट्रैक्टेड होता है। तो जैसे मॉलिक्यूल हुआ हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का, ये परफेक्टली नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब समझो, नॉन पोलर का मतलब कह रहा है जितना इस हाइड्रोजन का साइज है उतना ही साइज इस वाले हाइड्रोजन आइटम का भी होगा। तो यहाँ से भी ये बराबर दूरी पे रहेगा न्यूक्लियस से और ये वाला भी बराबर दूरी पे रहेगा न्यूक्लियस से। यानी कि जो शेयर्ड पेयर है, एक तरीके से ऐसा डायग्राम बना दें, ये जो शेयर्ड पेयर है यहाँ के भी न्यूक्लियस से और यहाँ के भी न्यूक्लियस से बराबर दूरी पे है, बराबर फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे है ना तो नॉन पोलर कहा जाता है। और वहीं अगर एक हाइड्रोजन हो जाए और एक क्लोरीन का एटम हो जाए, ठीक है, तो अब जो शेयर्ड पेयर होगा यहाँ से दूर है यहाँ से नज़दीक है, तो अब ये शेयर्ड पेयर इक्वल दूरी पे नहीं है, ऐसे बॉन्ड को पोलर कहा जाता है ना। एकदम बिल्कुल देखने में ऑपोजिट लग रहा है। तो इसको यही याद रखना है कि अगर अनइक्वल रहेगा तो पोलर और इक्वल है तो नॉन पोलर। इक्वल कब मिलेगा? जब सेम टाइप ऑफ एटम हो, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, तो ऐसे में क्या मिलेगा आपको? नॉन पोलर मिलेगा। और HCl मिल जाए, H2O मिल जाए या अदर कोई मिल जाए जिसमें कि दो डिफरेंट नॉन मेटल हो, यानी वो पोलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मीथेन में इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, चारों तरफ से। मीथेन का मतलब एक कार्बन और चारों तरफ हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड को कहा जाता है पोलर जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। इक्वल डिस्टेंस में जैसे मैंने अभी आपको HCl का एग्जांपल बता दिया, H2O का भी एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब एक, फिर ये दो, हाइड्रोजन का मतलब फिर सिर्फ ये। तो ये देखो शेयर्ड पेयर बराबर दूरी पे नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन से नज़दीक है जबकि ऑक्सीजन से दूरी पे है। तो ये कैसा हो गया? ये पोलर हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस पे शेयर्ड पेयर है तो यानी कि पोलर हो गया। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड कन्वर्ट किए जाते हैं आयन में उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन बोलते हैं। देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना ये आयोनाइज करते हैं, वो आयोनाइज होते हैं। वो कौन है? वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आयोनाइज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नोट है,
द मोर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा दो एटम के बीच में फॉर्म करने के लिए बॉन्ड, ज़्यादा पोलर नेचर होगा उस मॉलिक्यूल का, है ना। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा दो एटम के बीच में फॉर्मिंग अ बॉन्ड, मोर इज़ द पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ज़्यादा पोलैरिटी होगी। तो देखो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा तो नॉन पोलर, और स्लाइटली डिफरेंट रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पोलर, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है तो क्या हो जाता है, आयोनिक बन जाता है। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सेम टाइप का है, स्लाइटली डिफर कर रहा है यानी कि अलग अलग है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफर है तो यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गया, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पे। एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होते हैं, इसीलिए इसको डाईपोल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है इसीलिए इसको डाईपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसके पास स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज हो उसको डाईपोल मॉलिक्यूल कहेंगे। कंडीशन क्या है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए हमने कंडीशन देखा था वैसे ही हम लोग कोवेलेंट के लिए भी देखेंगे। दोनों एटम के पास 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, है ना। एक्सेप्शन है कौन कौन सा, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, अल्युमिनियम। बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, दोनों के पास क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। दोनों एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए। अब ये बात को समझो, दोनों में से दोनों चीज़ें हाई इसलिए होनी चाहिए कि ना कोई छोड़े ना कोई ले, ये बात समझ में आ रही। दोनों ही एटम ना तो लूज करें, दोनों ही एटम ना तो गेन करें, यानी दोनों में जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों में ही हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों के पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही लूज नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं खो रहा है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कंबाइनिंग एटम के बीच में या तो ज़ीरो हो या तो हो ही ना, ठीक है, जो डिफरेंस उनके बीच में ना हो, दोनों के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो दोनों के पास, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो बहुत माइनर हो या फिर हो ही ना। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, यहाँ पे सिलिकॉन क्लोराइड है, फिर यहाँ पे भी आपको नीचे भी ऑक्साइड में भी एग्जांपल दिए हुए हैं। और देखो क्लोराइड में भी एग्जांपल दिए हैं, ये सारा क्लोराइड का एग्जांपल है, ये सारा ऑक्साइड का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, तो देखो आयोनिक बॉन्ड है, यानी आयोनिक बॉन्ड क्यों है, एग्जांपल किसके बाद दिया है, बताने के लिए। बताना क्या चाहता है आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो आयोनिक बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा तो पार्शली आयोनिक, पार्शली कोवेलेंट, पार्शली आयोनिक और पार्शली कोवेलेंट सॉलिड बनेगा, बॉन्ड कह सकते हो आप, बनेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट लिक्विड बन रहा है, यहाँ पे भी कोवेलेंट, यहाँ पे भी कोवेलेंट। अब वहीं ऑक्साइड की बात करें तो देखो आयोनिक आयोनिक आयोनिक, और लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बन रहा है। कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया आपका, कोवेलेंट का मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफर कर जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है सारे नॉन मेटल के साथ, ग्रुप 4A के और 7A के, किसकी मदद से, कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, सबके साथ रिएक्ट कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसे हम मूव करेंगे एक पीरियड में, इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर जो क्लोराइड का होता है या ऑक्साइड का, वो डिक्रीज़ करता जाता है। एग्जाम्पल जो है डिक्रीज इन इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर का क्लोराइड के साथ दिया हुआ है, एलिमेंट्स जो हैं थर्ड पीरियड के वो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। ये जो दिया हुआ है, ये ऊपर जो चार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये इसी का दिया हुआ है, इसी का चार्ट दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप एक जो है पीरियड में क्रॉस घूम रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर था तो आयोनिक बना, अब धीरे धीरे ये कैरेक्टर कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देख सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में देखो क्या हो रहा है,
इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये दोनों आके आपस में कंबाइन किए, शेयर किया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसने गेन किया ना, इसने कौन सा स्ट्रक्चर गेन किया, ड्यूप्लेट का। ड्यूप्लेट यानी कि हीलियम आयन, वो एटम की तरह, बाकी सब तो अदर गैसेस की तरह। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन वाले में भी देखो, क्लोरीन वाला क्या करेगा, एक गेन करेगा और एक और अपने जैसा लेके आएगा। क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और आर्गन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पालेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बनाया है। ऐसे ही देखो दिया ही हुआ है, पूरा बनाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक पेयर क्या कर लेंगे ना, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन में देखो 3 पेयर शेयर होंगे। 3 इसको भी चाहिए, 3 इसको भी चाहिए। 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे। यहाँ देखो सामने 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो 3 ये तीनों आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, एक पोलर कंपाउंड है। पोलर यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस पे होगा शेयर्ड पेयर, है ना, देखा था हम लोगों ने। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस का हाइड्रोजन को सिर्फ एक चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो वाटर के केस में हर 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन क्या बन जाता है, ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और ऑक्सीजन एक एक एटम, और एटम कह रहे हैं, ऑक्सीजन का एटम एक एक इलेक्ट्रॉन पाके हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, ऑक्टेट बन जाता है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड बना, ये फॉर्म करता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो क्योंकि क्रॉस क्यों यूज़ किया और डॉट क्यों यूज़ किया, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्रॉस वाला हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए डॉट यूज़ किया है। तो कॉम्बिनेशन के बाद, ये तो कॉम्बिनेशन से पहले की चीज़ है, कॉम्बिनेशन के बाद देखो एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऐसे एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक ये इसने इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और 2 कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर बना। एक इधर बना इस वाले हाइड्रोजन के लिए, एक इस वाले हाइड्रोजन के लिए बना। इसी तरीके से देखो अमोनिया का है। अब अमोनिया वाले में देखो क्या है, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक चाहिए। तो देखो इधर से भी हाइड्रोजन ने एक ले लिया, इधर से हाइड्रोजन ने एक लिया, इधर से, और यहाँ पे देखो एक ऐसा पेयर छूट गया जो कि अकेला है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 एटम है ना, कंटेन करता है टोटल ऑफ 4 एटम। 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, टेट्रा का मतलब 4 होता है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ देखो नीचे फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग सीधे। अब ये एक इकलौता कार्बन है। अब इस कार्बन को कितना चाहिए, इकलौता कार्बन है, 1 2 3 4। क्लोरीन को कितना चाहिए, 1, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। तो क्लोरीन यहाँ आके चिपक लेगा, यहाँ, इधर और इधर। एक इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। इसके साथ अदर और भी होंगे, 6 होंगे। 6 एक 7 अगर एक 8। तो यहाँ पे 1 कोवेलेंट, 2 कोवेलेंट, 3 कोवेलेंट और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में टोटल कितने बॉन्ड हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। मीथेन में भी क्या मिलेगा आपको, मीथेन में CH4 यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, है ना। ये रहा आपका 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन के बाद। प्रॉपर्टी और कंपैरिजन देखते हैं इन सबका। इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट के बीच में देखो डिफरेंस है ना। ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जो नेचर है आपका, इसमें जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, ये आयंस हैं। पार्टिकल्स में कौन है, आयंस हैं। और ये हार्ड सॉलिड होते हैं, इसमें आयंस होता है। रीज़न क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है इजीली, और बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्त तरीके से चिपके हैं, इसलिए कैसा है, सॉलिड है। वहीं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल होता है और ये गैसेस होते हैं, लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉन वोलेटाइल इवेपोरेट नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, वीक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वोलेटाइल भी होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है। कंडक्ट करने की बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं या मोल्टेन स्टेट में आते हैं, फ्यूज्ड स्टेट में, तो अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, तो इसीलिए मूव नहीं हो ये क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो वाटर है या फिर इनका जो लिक्विड स्टेट है, मोल्टेन स्टेट, उसमें क्या होते हैं, आयंस मोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड में, मोल्टेन में, एक्वस में। और रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते कोवेलेंट वाले में। डिसोसिएट होने की बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो हैं ये आयंस के बने होते हैं। सॉल्यूशन में ये सब मोबाइल हो जाते हैं, मोबाइल मतलब फ्री टू मूव, फ्रीली मूव करते हैं, या फिर मोल्टेन स्टेट में, है ना, जब भी क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जब मोल्टेन स्टेट में इनको इलेक्ट्रोवेलेंट को रखा जाएगा या एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो जो आयंस हैं वो ब्रेक कर जाएंगे और वो मोबाइल बन जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का निगेटिव आयन बिल्कुल फ्रीली हो जाएगा मूव करने के लिए। देखो यहाँ पे दे दिया। आयोनाइजेशन होता है सॉल्यूशन में, तो देखो कह रहा है जब पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आयोनाइज नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं जो आयोनाइज होते हैं अपने सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइट किस तरह काम भी करते हैं, वैसे में एक कौन है आपका HCl है ना। HCl का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोरीन का एनायन यानी क्लोरीड आयन फॉर्म करेगा। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक में। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रैपिड स्पीड होता है और इनका स्लो स्पीड होता है रिएक्शन में। इफेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोवेलेंट पे और कोवेलेंट पे, वैसे तो हम लोगों ने देख ही लिया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने में, लेकिन यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। एक अरेंज कर लेना है इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। 6 वोल्ट की यहाँ पे आपको बैटरी लेनी है, एक एमीटर लगा लेना है जैसे यहाँ सीरीज़ में लगा लिया है। अब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लेनी है, सीरीज़ में कनेक्ट कर देनी है। अब ये जो आपने ले लिया, इसके बाद इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड को सॉल्यूशन में रखो सेपरेट बीकर में और उनमें प्लेटिनम की रॉड डाल दो। एक मोमेंट के लिए एक बार जो है कि आपको कोवेलेंट लेना है, एक बार इलेक्ट्रोवेलेंट लेना है। एमीटर की रीडिंग देखो, तो इलेक्ट्रोवेलेंट वाला जब कंपाउंड तुमने डाला हुआ था तो जब करंट पास कर रहा होगा तो होगा क्या, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड आपने लिया है या सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर सल्फेट लिया है, तो ऐसे में बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब ये अलाउ करते हैं करंट को पास होने के लिए। तो यानी आयोनिक कंपाउंड अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टेन या एक्वस स्टेट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस, मोबाइल आयंस मिलते हैं, यानी कि फ्रीली मूव करने वाले आयंस मिलते हैं। वेयर इस कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, या तुमने कोई शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, बेंजीन ले लिया, पेट्रोल ले लिया, ऐसे कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करता। इससे हमको ये पता चलता है कि ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन कोवेलेंट कंपाउंड का कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल और इसके अंदर कोई आयन नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग सबसे आखिरी लास्ट डिस्कस करने वाले हैं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम के बीच में बनता है, जिसमें शेयर होता है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक देता है बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। दो अगर ए है और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ ए दे रहा है, बी नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ये इसके द्वारा भी शेयर हो रहा है और इसके द्वारा भी शेयर हो रहा है, दे सिर्फ एक ही रहा है। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कंडीशन क्या क्या है इसके फॉर्मेशन के लिए, यहाँ शुरू में ही दे दिया। कंडीशन ये है कि दोनों में से एक एटम
उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, एक जोड़ा लोन पेयर का होना चाहिए, जैसे कि अमोनिया में होता है। मच्छर बहुत हैं। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो किसी के साथ शेयर ना किया गया हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। जैसे कि अमोनिया में तुमको देखने को मिलेगा, अमोनिया 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 पता नहीं कहाँ है, देखते हैं हम तब तक। जैसे नाइट्रोजन है तो 1 2 3, और ये 1 2, ये इधर हाइड्रोजन के साथ, ये इधर हाइड्रोजन के साथ, और ये इधर हाइड्रोजन के साथ, ये जो बचा ये है तुम्हारा लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोवाइड होता है टू द अदर एटम, ताकि वो फॉर्मेशन हो किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट, और दूसरा एटम, देखो पहला कंडीशन वो है, दूसरा ये है कि अनदर जो दूसरा एटम है उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शॉर्ट हो, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है ना। तो देखो हाइड्रोजन आयन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये क्या कर चुका है, लूज़ कर चुका है। तो ये किसके साथ लेगा, ये आपका वो अमोनिया के साथ लेगा और अमोनियम वाला बना लेगा। तो इसीलिए जो लास्ट वाला बॉन्ड बनेगा जो H+ के साथ बनेगा वो कैसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। यानी दे तो रहा है नाइट्रोजन, लेकिन शेयर हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच में। ये चीज़ आगे और अच्छे से देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि बॉन्ड होता है ये एक आयन और एक एटम के बीच में, ये आयन है और वो एक एटम होगा, एटम के बीच में पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के, जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन का। तो जो यहाँ पे एटम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्मेशन के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, उसको डोनर बोलते हैं। और जो एटम या आयन होता है जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, है ना। क्या कह रहा है, जो देगा, है ना, जो प्रोवाइड कराता है वो डोनर है, और जो शेयर करेगा वो साथ में वो एक्सेप्टर है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ये साइन एरो का। जैसे फॉर्मेशन होगा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का, लिवाइस स्ट्रक्चर है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, लिवाइस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के लिए। लिवाइस स्ट्रक्चर में क्या दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों तरफ दिखाए जाते हैं। वैलेंस मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से ये दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन एक इधर और इधर शेयर हो गया। अब इनके पास क्या है, ये दो लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में देखो ये लोन पेयर ऊपर लोन पेयर नीचे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को लोन पेयर बोलते हैं, और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल के। तो जो OH बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल में, ये पोलराइज होता है, क्योंकि ये लार्ज डिफरेंस होता है, ये पोलराइज्ड हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत लार्ज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के। वैल्यू भी दी हुई है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, और जबकि हाइड्रोजन के पास कम है तो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। देयरफॉर जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ड्यू टू दिस चार्जेस की वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल है और रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा दिखाया गया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप ऐड करते हो एसिड, क्या ऐड करते हो, एसिड जब ऐड किया जाता है वाटर में तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, यानी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज के जो होते हैं वो ऑकर करता है बिटवीन पोलर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और पोलर एसिड मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर वाटर और पोलर एसिड के बीच में। अब ऐसे में होगा क्या, इसको समझते हैं हम। जो हाइड्रोजन आयन है स्पॉन्टेनियसली ऐड हो जाता है ऑन टू वन ऑफ द टू लोन पेयर, दो में से किसी एक लोन पेयर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये लोन पेयर था, फिर यहाँ पे भी लोन पेयर था, ये लोन पेयर ले लोन पेयर,
एसिड के अंदर से निकला H+, क्या निकला H+। इस H+ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इन दो जोड़ों में से किसी एक के पास आके बैठ गया। ठीक है, ये तो फॉर्मेशन में साथ दे रहा, फॉर्मेशन में ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम दे रहा, अरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यही बॉन्ड तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या फिर कह सकते हो ये डेटिव बॉन्ड है। इसी की बात हो रही है इतनी देर से। ठीक है, ये लोन पेयर में ये इस तरह का आयन आ गया और आके चिपक गया, तो ये क्या बन गया, ये जो बॉन्ड बना जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और शेयर हो रहा है जबकि दोनों के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, इसी को बोलते हैं हम लोग इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि अगर इसमें देखो तो दो कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं और साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ठीक है, बात समझ में आई। और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से डिनोट करते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को सिर्फ यहाँ डैश से दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में देखो, अब पूरा पढ़ो आप, इससे अच्छा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। H+ आयन और ये लोन पेयर, ये H+ आयन जाके लोन पेयर में चिपक जाएगा, ये जो बॉन्ड बना, ये एरो वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो H+ आयन आके इसके साथ शेयर कर रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ किसकी वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से। ये लोन पेयर किसका है, नाइट्रोजन का है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब आपको, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर है क्या। जो लोन पेयर है उसमें आके एक आयन चिपक जा रहा है ना, और वो क्या कर रहा है, वो जो लोन पेयर है वो दोनों के द्वारा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वो जो बॉन्ड बन रहा है वही बॉन्ड आपका क्या है, वही बॉन्ड आपका जो है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसी तरीके से फॉर्मेशन है किसका, OH- का। तो जो हाइड्रोक्साइल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो फॉर्म होता है जब एक हाइड्रोजन आयन जो है रिमूव किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो देखो ये जब रिमूव किया तो बना, क्या बना, OH- बना। ठीक है, तो ये H+ जो है फिर जाके, ये देखो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कैसा बन जाता है, हाइड्रोक्साइल वो जो है कि आयन बनाता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वाटर जो है ना सेल्फ आयोनाइज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है किसका, हाइड्रोक्साइल आयन का। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दिखा रहा है कि सेल्फ आयोनाइजेशन किसका, आपका वाटर का। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन H+ फॉर्म होता है जब वाटर आयोनाइज करता है। पानी आयोनाइज किया तो H+ मिल गया। ठीक है, ये H+ जाके किसी दूसरे H2O से मिल गया, तो यहाँ H3O पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे देख ही रहे हो कि H2O में ये जो H+ आ रहा है, ये लोन पेयर को क्या कर रहा है ना, एक्वायर कर रहा है ना, और दोनों के बीच में ये लोन पेयर शेयर हो रहा है। तो इस तरह का बॉन्ड क्या कहलाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन है वाटर का, कि H+ आयन आएगा, तो जैसे एसिड डालते हैं हम लोग तो कैसे H+ आयन जनरेट होता है, और वो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।